अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। आज जिस वीडियो रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान फवाद चौधरी। तो सैयद मुजम्मिल हुसैन की वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। और सच्ची बात तो यह है कि ना तो हुकूमत और ना ही रियासत एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए उतनी तैयार है जितनी होनी चाहिए। अभी हमने टीएलपी के केस में भी हमने देखा है कि किस तरह से रियासत को पीछे हटना पड़ा। तो हमेशा हमें जिन बातों से डराया गया है उनमें जो सर फहरिस्त बात है वो ये है कि हमारा ख़ानदानी निज़ाम मगरिब बर्बाद कर देगा, हमारी कल्चरल वैल्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर देंगे, हमारी एथिक्स को तबाह कर देंगे, सब नंगे फिरना शुरू हो जाएंगे, फाशी बढ़ जाएगी। वो लोग ये चाहते हैं, यहाँ पे वो ये चाहते हैं कि नौजवान हमारे नकारा हो जाएं, या फिर वो इन्वेड कर देंगे हमें, क्योंकि इसराइली हमेशा साजिश में मसरूफ़ होते हैं दुनिया में, और कोई काम तो करने को उनको है नहीं, फारिग हैं वो, तो वो साजिश करते रहते हैं। वो कामयाब हो सकती है, या हिंदुस्तान हमला कर देगा, या एजेंट भेज रहे हैं अपने, वो उससे यहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगी, निस्तो नाबूद हो जाएगा मुल्क। तो इन चीज़ों से सियासतदान हमें डराते आए हैं हमेशा से, और हम डरते भी बहुत खूबसूरती से हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वी सपोर्ट यू। हमेशा से मैस को और आवाम को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट होता है स्टेट के लिए, क्योंकि अगर वो कंट्रोल ना कर पाएँ तो रिबेलियन भी आ सकता है जब राइट्स ना मिल रहे हों लोगों को। तो फियर इज़ द मोस्ट इफेक्टिव टूल टू कंट्रोल द मैसेज। उनको बताओ कि यार ये चीज़ ख़तरनाक है और इसके लिए हम ये करेंगे, हमारा साथ दो। अगले मिनट में वो अपना जो है ना वो सारा वज़न आपके पलड़े में डाल देंगे। तो इन बातों से डर डर के फ्रेडरिक नीचे भी कहता है ना कि एवरीथिंग द स्टेट सेज इज़ अ लाई एंड एवरीथिंग इट हैज़ स्टोलन। जो कुछ भी रियासत कहती है वो झूठ ही होता है, और जो कुछ उसके पास है वो उसने छीना है। लेकिन एक इंसान ने इसी रियासत में से सच बोल दिया, विच इज़ अ रेयर इवेंट। क्योंकि आप लोगों को शायद लगेगा सबसे बड़ी ख़बर रिसेंटली ये है कि साकिब निसार की ऑडियो लीक हो गई और उसने ये बात कर दी, और नवाज़ शरीफ ने ये कर दिया, वो बाहर बैठा हुआ है, इसको उससे लड़वा दिया। लेकिन इस सब के दरमियान में ना एक बंदे ने एक बात की है, और वो बात है करने वाली, जिसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। और उस बंदे का नाम है फवाद चौधरी, जो कि मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है इस टाइम पर। और उन्होंने वो अल्फाज बोले हैं जो आपने 3 साल में इमरान खान साहब के या किसी के मुंह से सुने ही नहीं होंगे, और वो अल्फाज हैं रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के। कभी आपने कैबिनेट के किसी बंदे या वज़ीर आज़म या सदर के मुंह से ये सुना है कि हमारे बैकयार्ड में, हमारे मुल्क के अंदर ये एग्जिस्ट भी करता है? नहीं। कभी सुनेंगे तो ये सुनेंगे कि इस्लामोफोबिया मगरिब में बढ़ता जा रहा है, वहाँ मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जा रही है, हिंदुस्तान में ये हो रहा है, बर्मा में ये हो रहा है, फ़लस्तीन में ये हो रहा है। जिस मुल्क की हुक्मरानी उनको सौंपी गई है कि यहाँ के हालात बेहतर करो, वहाँ पे एक्सट्रीमिज़म का ज़िक्र ही नहीं है। दे थिंक इट इज़ द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द इंटायर वर्ल्ड, जहाँ इतनी हारमनी है कि वहाँ तमाम लोग अमन की बात करते हैं, ना कोई सड़क पे निकलता है, ना पुलिस वाले को मारता है, ना किसी की जान लेता है, ना दुकान लूटता है, ना पेट्रोल पंप जलाता है। तो उस मुल्क के अंदर रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म की बात की है फवाद चौधरी साहब ने। मैं बहुत उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने एक हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा किया है, क्योंकि इन लोगों ने वोट लेने होते हैं, और वोट लेना और सच बोलना बिल्कुल 180 डिग्रीज़ ऑपोजिट चीज़ें हैं, ठीक है। क्योंकि आवाम जो होती है वो इमोशंस के ड्राइव पे चलने वाली चीज़ होती है, और उसको सच नहीं पसंद होता। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चीज़ की कि जो ख़तरे की बात मैं कर रहा था। फवाद चौधरी साहब ने ये बात कर दी है कि हमें यहूदी एजेंटों से या रॉ के एजेंटों से या फिर हमें मगरबी कल्चर से या उनके मुआशी निज़ाम से ख़तरा नहीं है, हमें ख़तरा है अपने आप से। वी आर द बिगेस्ट थ्रेट टू आवर सेल्व्स, और जब भी ये मुल्क बर्बाद होगा अपने ही लोगों की वजह से होगा। 71 में जो सारा कुछ हुआ वो 60s की पॉलिसीज़ की एक कंटिन्यूएशन थी, जो आपने डिप्राइव किया एक पूरे जो है ना वो ख़ित्ते को जो कि वहाँ पर था, और उसके बाद ग्रीवेंस बढ़ती गई और किस तरह रिबेलियन आया। तो ये वो चीज़ है कहने वाली कि हमें सबसे बड़ा ख़तरा अपने आप से है। अब ज़रा सुनते हैं फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा हुआ है, फिर 1 बाय 1 उनकी बात को रिस्पॉन्ड करूँगा। वो कभी थी ही नहीं।
लेकिन बदकिस्मती से हमने मुख्तलिफ सियासी वजूहात की बिना पर और फिर खारजी वजूहात की बिना के ऊपर हमने ये फैसला किया कि हम एक ऐसा एलिमेंट हमने क्रिएट किया कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान एक बहुत ही बड़े ख़तरे से आज दो चार है। अभी हमने TLP के केस में भी हमने देखा है कि किस तरह से रियासत को पीछे हटना पड़ा, और ये उस बॉम्बशेल की निशानदही करता है जो टिक टिक करके बज रहा है। सबसे बड़ी कन्फेशन तो एक ये आ गई, जो हमें भी गालियां पड़ती हैं हम जैसों को, कि तुम क्यों ये बात करते हो कि 80 की दहाई के अंदर यहाँ पर पैसे बांट के मदरसों के अंदर इंतहा पसंदी को फैलाया गया है, और उस दौर के अंदर यहाँ इन्वेस्टमेंट की गई बाकायदा एक्सट्रीमिज़म और जुनूनियत को परवान चढ़ाने के लिए, सियासी गोल, अपने सियासी हदफ को हासिल करने के लिए। तुम क्यों ये बात करते हो? वो अफ़गानिस्तान में जो हमने किया था वो एक ट्रू जिहाद था, और वो बिल्कुल हमने अपने रिगार्डलेस किसी भी अपने बेनिफिट को छोड़ के, अपने फ़ायदे को छोड़ के वो लड़े थे हम लोग वहाँ पे। तो उस बात पे हमें गालियाँ पड़ती हैं कि तुम क्यों ये बात करते हो। तो फवाद चौधरी साहब ने फरमा दिया कि हमने सियासी वजूहात की बिना पर इन एलिमेंट्स को क्रिएट किया, कोट एंड कोट बात कर रहा हूँ। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हमने सियासी वजूहात हासिल करने के लिए अपने गोल्स, ये एलिमेंट्स क्रिएट किए हैं जो आज हमारे सर पे सवार हो चुके हैं, जिन पे रियासत की रिट भी मौजूद नहीं है। अब आप शायद मान जाएं, अब आपको शायद समझ आ जाए कि वो सारा कुछ जो 80s में हुआ था उसके पीछे चल क्या रहा था। हालांकि मोहम्मद बिन सलमान ने कह दिया कि हम लोगों ने पैसे बांटे थे सोवियत रशिया को हराने के लिए, और वो क्योंकि लेफ़्ट की एक्सट्रीम थी तो हमें राइट की एक्सट्रीम चाहिए थी। तो जिन लोगों ने फंडिंग की है वो मान गए हैं, लेकिन आप उसी नहर वाले पुल पे खड़े हुए हैं और आप कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे। भाई तुम बेशक जो मर्ज़ी कहो, हम क्रिएट हुए हैं या हम नहीं मानेंगे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बात की कि ये बॉम्बशेल जो है ना, इट्स टिकिंग नाउ, इट्स अ टिकिंग बॉम्ब। ये वो बात है जो कोई करने को तैयार नहीं है यहाँ पे। हमारा सबसे बड़ा मसला कोई करप्शन नहीं, कोई नवाज शरीफ नहीं, कोई इस्टेब्लिशमेंट अगर है या सियासी मुदाखलत उनकी है तो अब उनके हाथ से भी चीज़ निकल रही है भाई। अब कंट्रोल करने वाले जो थे इन तमाम एलिमेंट्स को, ये उनको भी सरपास करेंगे। उसकी वजह है कि पावर लीवरेज जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है एक टाइम पे आके, और एक पावर सुपरसीड कर जाती है, जो कि हम मुजाहरा देख चुके हैं इसका। तो ये बात है कि ये जो बॉम्बशेल अभी टिकिंग बॉम्ब है, इसके बारे में कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। इमरान खान साहब के मुंह से जब हम सुनते हैं इस्लामोफोबिया पे चैनल बनाऊंगा, ये सुनते हैं। ये नहीं सुनते कि अपने मुल्क में एक्सट्रीमिज़म ख़त्म करने के लिए कोई चैनल खोल लेता हूँ जहाँ पर डेमोक्रेटिक और ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ को इंडोक्ट्रिनेट करके मैं लोगों को जो है ना उनका जुनून कम कर सकूँ। लेकिन नहीं, अगर कोई सेक्शुअल वायलेंस होगा उस पर बात ये सामने आएगी कि असल में कपड़े शॉर्ट पहनती हैं इसलिए होता है। खैर आगे चलते हैं, मज़ीद जो उन्होंने कमेंट्स किए उनकी बात करते हैं। और यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज़म की बड़ी वजह मदारस हरगिज़ नहीं है। हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज़म की सबसे बड़ी वजह हमारे स्कूल हैं और हमारे कॉलेजेस, जहाँ पे एक बाकायदा मंसूबे के तहत 80 की दहाई में और 90 की दहाई में ऐसे उसातिज़ा भर्ती किए गए हैं जो बुनियादी तौर के ऊपर आपको एक्सट्रीमिज़म की तालीम दे रहे हैं। इस वक्त तमाम बड़े जो वाक़यात हुए हमारे यहाँ वो मदारस के स्टूडेंट्स ने नहीं किए, वो ऑर्डिनरी स्कूलों से पढ़े हुए लोगों ने किए, क्योंकि उनके दिमाग ही आपने बंद कर दिए। फिर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि असल में स्कूल और कॉलेज जो है ना वो एक्सट्रीमिज़म के ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, मदारस नहीं हैं। क्योंकि इन स्कूल कॉलेजेस में 80 की दहाई में ये हुआ था कि टीचर्स ऐसे भर्ती किए गए जो बच्चों को एक्सट्रीमिज़म सिखाते हैं। फवाद साहब ये हाफ ट्रूथ है, आधा सच है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये इसी तरह है कि कोई किसी को किराए पे कत्ल करने के लिए जाए और सारा इल्ज़ाम हम उस बंदे पर डालें जिसने पैसे पकड़े थे। पैसे जिसने दिए थे वो कौन था, किसने फैसिलिटेट किया ऐसे माहौल को जहाँ पर ऐसे दिमाग जो है ना पैदा हो सकें कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़ के भी शिद्दत जहन की कम नहीं हो सकती अगर, तो किसने वो किया? रियासत ने किया, स्कूल कॉलेज ने नहीं किया। उन टीचर्स को भर्ती किसने किया ये आपने नहीं बताया। आपने सिर्फ ये बताया कि वो स्कूल वगैरह रिस्पॉन्सिबल है। वो स्कूल अगर रिस्पॉन्सिबल है तो उनकी पुश्तपनाही कौन कर रहा था? स्टेट कर रही थी, क्योंकि स्टेट नहीं वो चार्ली विल्सन से पैसे पकड़े हुए थे ना, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। तो ये चीज़ है कि असल बात ये है कि असल में स्टेट एक अम्ब्रेला थी ऐसे स्कूल्स के ऊपर और कॉलेजेस के ऊपर जो कि आपके बच्चों को ब्रेन वॉश करते रहे हैं। वो बिल्कुल वाज़ेह है, ये जो एक्सट्रीमिज़म का जो नैरेटिव है ये तो सोसाइटी ने खुद ठीक करना है।
मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी होते हैं सोसाइटीज़ में। आगे फवाद साहब कहते हैं कि सोसाइटी का काम है कि इन पॉइंट ऑफ व्यूज़ को चेंज करे और इनको ठीक करे एक्चुअली। तो फवाद साहब, क्या सोसाइटी ने 80 की दहाई में एक दूसरे को फंडिंग करके क्लैशनिकोव्स बांटे थे? सोसाइटी ने कैंप लगाए थे और सोसाइटी ने स्कूलों के और कॉलेजों के और मदरसों के बच्चों को भर्ती किया था अक्रॉस द बॉर्डर जाके हथियार इस्तेमाल करने के लिए? नहीं, सोसाइटी ने नहीं किया था। जब स्टेट ने एक ऐसा रोल प्ले किया है कि उसने पूरे मुआशरे को रेडिकलाइजेशन की आग में जला दिया इस टाइम, तो जब उसको ठीक करने की बारी आई है तो आप कह रहे हैं सोसाइटी का काम है ये। वाई कांट इमरान खान स्टेप अप एंड से कि यार ये सारे जो आपने इंटरप्रिटेशन निकाली हुई है सऊदी सलाफिज़म की, दिस इज़ नॉट इस्लाम। आप ये बात क्यों नहीं कर सकते कि ये जो इंटरप्रिटेशन यहाँ पर बिक रही है, जिसके ख़िलाफ़ बोलना इतना मुश्किल है, वो सिर्फ़ एक इंटरप्रिटेशन है जो कि 20वीं सेंचुरी में आती है, उससे पहले थी भी नहीं। 1400 साल हो गए हैं इस्लाम को। एक 20वीं सदी का जो नैरेटिव है उसको आपने सच समझ लिया है। हर पाकिस्तानी समझता है कि ये असल इस्लाम ये वाला है जो सऊदी सलाफ़ी वर्जन है। इसके ख़िलाफ़ बात करने वाला कोई है ही नहीं। आप लोग कितने प्रोजेक्ट्स को फ़ंड करते हैं कि वो कम कर सके इसके असरात जो आपकी 80s की डिस्ट्रक्टिव तरीन पॉलिसी थी, जिसके आज तक ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट्स आप साफ़ नहीं कर पाए। जब उधर रियासत का किरदार प्ले करने वाला था कि यहाँ पर आकर वो बोलें और बताएं लोगों को और कंडेम करें इन एलिमेंट्स को, तो वहाँ पर वो कह रही है सोसाइटी ने खुद करना है, हमारा तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो बात यह है कि आपके अपने हाथ से ये चीज़ निकल चुकी है। सोसाइटी डिबेट करेगी। रियासत का सिर्फ एक ही काम है कि वो इंश्योर करे कि राइट ऑफ वायलेंस जो है वो किसी एक सोच के पास नहीं जाएगा, एक ग्रुप के पास नहीं जाएगा, ताकि डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज रहे एक सोसाइटी के अंदर। और डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज होगी तो एक्सट्रीमिज्म जो है वो नहीं होगा, क्योंकि आपको नुक्ता नज़र, आपका नुक्ता नज़र भी आएगा, दूसरे का नुक्ता नज़र भी आएगा, तीसरे का भी आएगा, चौथे का भी आएगा। अच्छा, उसके बाद फवाद साहब कहते हैं कि राइट ऑफ वायलेंस की टर्म बोलते हैं। मैं वैसे मोनोपोली ऑफ वायलेंस कह चुका हूँ इसको। मेरी पिछली वीडियो आपने शायद पिछली से पिछली आई गेस देखी होगी, जिसमें मैं ये डिस्कस कर रहा था कि मोनोपोली ऑफ वायलेंस जब मुख्तलिफ ग्रुप्स में जाकर डिवाइड होती है तो क्या होता है, किस तरह का केओस आता है, और रियासत का ही सिर्फ ये इस्तेहकाक है कि उसके हाथ में ये रहे। तो उन्होंने भी वही बात की है कि जब ये वायलेंस की जो मोनोपोली, मैं इसे कहूँगा राइट तो नहीं होता, तो वो जब किसी के पास चला जाए तो फिर रियासत में केओस आ जाता है। तो यही बात हम करते रहते हैं, लेकिन हमें पड़ती हैं गालियाँ। अब पहली मरतबा आपने ये बात कर दी है तो देखते हैं क्या असरात इसके होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि फवाद साहब आप ये पर्सनल कैपेसिटी में बात कर रहे हैं। यू आर अलोन इन दिस नैरेटिव एंड इन दिस मैटर। ये टिकिंग बॉम्ब जिसका आपने जिक्र किया है, इसको देखने वाले सिर्फ आप ही हैं और किसी हुकूमत में किसी शख्स को ये नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, उसकी वजह पता क्या है? एजाज़ चौधरी साहब जो आपके तहरीक इंसाफ के पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, वो अभी गए हैं टीएलपी के ऑफिस और वहाँ हाथ डाल के आए हैं, सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। आप उसी टीएलपी के ख़िलाफ़ यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि ये टिकिंग बॉम्ब है। तो फिर कौन सा सच है? आप अपनी पार्टी के साथ फिर क्यों खड़े हुए हैं अगर आप जानते हैं कि ये बम फट जाएगा और सारे मुआशरे को जला देगा इसमें, इसी आग के अंदर? हमारे पास टाइम भी कम रह चुका है, स्टेट कमज़ोर होती जा रही है। वाई आर यू स्टैंडिंग विद दैट पार्टी जो कि अपने सबसे बड़े सूबे की गवर्नमेंट को ये कह रही है कि सीट एडजस्टमेंट उनसे करके आओ? ठीक है, तो ये चीज़ है कि अब आपने ये सारा सिनेरियो देखा है कि ये पहले इंसान हैं जिन्होंने गवर्नमेंट से उठ के कहा है कि एक्सट्रीमिज़म जैसी कोई चीज़ है पाकिस्तान में। उससे पहले कोई भी नहीं बोला। ये पिछले 3 सालों के अंदर कोई एक स्टेटमेंट दिखाओ मुझे जिसमें किसी ने इस चीज़ को मेंशन कर दिया हो। अब हमेशा की तरह आप लोग कहेंगे कि यार ये सारी बात तो तुमने कर ली, सलूशन क्या है? क्योंकि हमारा मसला ये होता है कि हम कहते हैं 2 मिनट में सलूशन निकल आए, जबकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि प्रॉब्लम पता नहीं है। ये आधा सलूशन तो ये है कि प्रॉब्लम ही नहीं पता तुम्हें यार। अगर प्रॉब्लम का पता होगा तो सलूशन निकालना आसान हो जाएगा। दैट इज़ वाई प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करना इज़ हाफ द सलूशन। बट फिर भी एक लेजिस्लेशन थी, उसका नाम था नेशनल एक्शन प्लान। हमेशा बात करता हूँ इसके ऊपर, जो कि APS में 132 बच्चों की लाशों को जिन्होंने जलाया, गले काटे, उसके बाद आपकी रियासत ने बैठ के कंसेंसस के साथ डेवलप किया ये डॉक्यूमेंट जो कि हिस्टोरिकल था। अब ज़रा मैं आपको दोबारा से, हालांकि मैं पहले बहुत बार इसको मेंशन कर चुका हूँ, दोबारा से शिक बाय शिक जो है ना आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें क्या कुछ लिखा हुआ था और अगर इस पर अमल होता तो ये टिकिंग बॉम्ब जिसको कह रहे हैं आज कब का ख़त्म हो चुका होता, डिफ्यूज़ हो चुका होता। तो ज़रा आप देखिए
KC के अंदर लिखा हुआ था कि बैंड आउटफिट्स वोंट ऑपरेट, जो कि कलदम जमाते हैं उनको किसी सूरत मुतहर्रिक होने की परमिशन रियासत नहीं देगी। इसके अलावा लिखा हुआ है जी मेजर्स टू स्टॉप रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म मजहबी इंतहा पसंदी को रोकने के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे, रियासत करेगी। इसके बाद लिखा हुआ है जी मदरसाज रेगुलराइज किए जाएंगे, यानी कि मदरसों के अंदर जो कि ऑर्गेनाइजेशन के मसाइल हैं या वहाँ पे अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो टेररिज्म के एम्बिट में फॉल करती हैं तो उनको ख़त्म किया जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है जी नो स्पेस फॉर द कवरेज ऑफ टेररिज्म इन मीडिया, कि मीडिया के अंदर टेररिज्म की कवरेज करने की कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। लेकिन हमने देखा है कि पिछले दिनों बोल टीवी तो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बना हुआ था TLP का। तो इन 5 और ये 6 पॉइंट से 5-6 जितने भी हैं, किसी एक पे आप लोग इम्प्लीमेंटेशन करवा सके? क्या बना उन बच्चों के खून का जो बेवजह मारे गए, जो पढ़ने के लिए गए थे? आप लोग कहते हैं जाने दी, वो जाने देने नहीं गए थे, पढ़ने गए थे स्कूल के अंदर। आप उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, इसीलिए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये 5-6 जो आपने क्लॉजेस डाली थी नेशनल एक्शन प्लान के अंदर, अगर इस पे इम्प्लीमेंटेशन की होती तो आज इस नैच पे ना पहुँचे होते। तो ये था सलूशन जो कि नहीं हो सका, ये भी सुन लें। और आगे क्या होगा ये भी सुन लें। आगे ये होगा कि सबसे बड़ा सूबा पंजाब का, उसमें सेकंड लार्जेस्ट पार्टी ये बनने जा रही है जिसको आप टिकिंग बॉम्ब कह रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर उनका आएगा, लेजिस्लेशन वो करेंगे और हर चीज़ के अंदर उनकी से होगी। एंड दे आर गोइंग टू बी द सोल प्रोप्राइटर्स ऑफ दिस स्टेट। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब ने पिछले महीने पुलिस के सारे केडर को चेंज कर दिया लाहौर में, गुस्से में आके कि तुम लोग क्यों उनको लाहौर में नहीं रोक सके। इमरान खान एक्चुअली वांटेड टू स्टॉप TLP दिस टाइम अराउंड, कुड नॉट डू सो, नहीं कर सके। फवाद चौधरी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे थे कि ये इंडियन एजेंट हैं, इनके खिलाफ अब आयरन हैंड यूज़ करेंगे। आयरन हैंड क्या यूज़ किया? एग्रीमेंट करके घर भेज दिया आपने, बंदे छोड़ दिए। तो ये है वो बेबसी, और ये बेबसी किसी स्टेट की नहीं है। ये आप भी सुन लें कि इमरान खान की बेबसी नहीं है ये, ना उस्मान बुज़दार की, ना फवाद चौधरी की। अगर एक MNA को 60,000 वोट पड़ा है ना, तो उस एक MNA की बेबसी 60,000 लोगों की बेबसी है, और उसकी आवाज़ 60,000 लोगों की आवाज़ है। अगर इमरान खान ने सरेंडर कर दिया है और एग्रीमेंट हो चुका है, इसका मतलब है 22 करोड़ अवाम हैव लॉस्ट देयर केस, दे हैव लॉस्ट, दे हैव नो रिट ओवर देयर ऑन विल्स, कि वो जो चाहते हैं वो भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है कि इस नैच पे आप पहुंच चुके हैं, और फवाद चौधरी साहब ने स्टिकिंग बॉम्ब को मेंशन कर दिया है। मैं इसको भी कमेंडेबल समझता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि बाकियों को भी होश आएगी और वो उठ जाएंगे इस नींद से जो उनको बेदार होने नहीं दे रही और देखने नहीं दे रही कि आपका पूरा मुआशरा इस वक्त सबसे बड़ा जो थ्रेट जो उसको फेस कर रहा है वो एक्सट्रीमिज़म का, किसी भारतीय एजेंट का, किसी जूइश एजेंट का, अमेरिका का, किसी और चीज़ का कोई थ्रेट नहीं है। यू आर द बिगेस्ट थ्रेट टू योर सेल्फ। थैंक यू। अच्छा यार, पॉइंट तो उन्होंने सारे बता दिए हैं, और बल्कि इनको लोग देखते हैं, इंडिया से ज़्यादा देखते हैं पाकिस्तान में, तो हो सकता है कम लोग देखते हैं उनको। लेकिन ये स्टूडेंट्स जो हैं उनको देखना चाहिए इनको, क्योंकि ये वो राइट्स बताते हैं हमें जो हमें हमारे अंदर वो चीज़ पैदा करते हैं कि हम जिनको छोड़ के जो इधर उधर की बातें हैं या जो ज़रूरी नहीं है उनकी तरफ चले जाते हैं। तो आज का मेन मुद्दा तो मुझे नज़र आया कि TLP के ऊपर ही था ऑलमोस्ट। TLP के सारे के सारे तीर जो हैं उनका जो रुख था वो TLP की तरफ ही था। और अगर ये जितनी भी बातें थी कि वो टिकटिकी वाला बम है और इस तरह करके, तो अगर ये पहले से कुछ तो इस तरह होता है ना कि बम का पता नहीं चलता, बम है किधर, बिल्कुल है, ठीक है, और फिर एक खास वक्त उस पर लग जाता है, सर्च किया वो है किधर, फिर वो बम मिलता है। फिर वो मिल जाने के बाद उसकी टिकटिकी बंद करने, उसे डिफ्यूज करना की ट्राई में रहते हैं। कितने इंजीनियर होते हैं और कितने लोग होते हैं उसे वो डिफ्यूज कर लेते हैं। स्टडी किया होता है उन्होंने, ठीक है ना। अब जो इस लेवल पे पहुंचे हुए लोग हैं उन्हें पता है कि बम है किधर, फिर वो उसकी टिकटिकी सुन रहे हैं। अब उनके अंदर ये महारत होनी चाहिए ना, वो जिस मनसब पे फायज हैं, जिस ओहदे पे वो बैठे हुए हैं, उनके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि उस बम को डिफ्यूज कर दे अपनी जहानत से, अपनी दनाई से,
अपनी एजुकेशन से। और अगर वो ये नहीं करते तो वो इसके अहल नहीं है। अगर वो अब उनके हाथ में ना रियासत, तो एक रियासत का जो ओहदेदार है, एक रियासत का जो आप कह सकते हैं कि निगरान है, रियासत को चलाने वाला शख्स है, उसके हाथ में होता है। अब जितनी जिम्मेदारी उस रियासत के निगरान की बनती है उस टिकटिकी को बंद करने की, डिफ्यूज करने की, उतनी एक आम पर्सन की नहीं है। अच्छा, अब सैयद साहब इधर यही एक बात कहते हैं कि सोए हुए लोग जाग जाएं, उठ जाएं। कहाँ जाएंगे वो, कैसे? अब अगर मैं यूं कहूं कि ये टीएलपी वाले पहले सोए हुए थे, अब वो जाग गए, तो अब वो जागे हुए हैं, तो उनको फिर सुलाया कैसे जाए? इसी तरह कोई और सोया हुआ उठ जाएगा तो फिर उसको कौन सुलाएगा? झगड़े पैदा होंगे, मसाइल पैदा होंगे, जंगें होंगी, लड़ाइयाँ होंगी, आपस में लड़ेंगे लोग, खून रेजी होगी। जिस तरह पिछले दिनों में लाहौर में क्या हुआ था, यही सारा कुछ हुआ था। अच्छा, यहाँ पे सर ना मैं हमारा मतलब ये इनको सपोर्ट करना यकीनन नहीं है, ये मत समझिएगा कि हम सपोर्ट कर रहे हैं या डिफेंड कर रहे हैं टीएलपी को। बात से पता चल जाता है ना कि बात सपोर्ट की कर रहे हैं या फिर ये हम ना सपोर्ट कर रहे हैं ना ही हम उनके अगेंस्ट हैं। लेकिन बात वो है, अगर तो बात है टिकटिकी बम की, एक लफ्ज यूज हुआ इसमें टिकटिकी बम, और ये कोई आम वर्ड नहीं है, ये एक बड़ा सेंटेंस है और बड़ा एक ऐसी बात है। बम किसे कहा जाता है? बम वो चीज होती है जो जब फटता है तो हलाक कर देता है सबको, घरों को जला देता है, इमारतों को गिरा देता है, सांसों को बंद कर देता है, लोगों को हलाक कर देता है और लोगों के जख्मी कर देता है। कितनी तबाही फैलती है इस बम से। अब आप देखें कि एक मेंशन किया गया लफ्ज कि टिकटिकी बम है, और अब उस टिकटिकी बम की तरफ देखे जाएंगे हाथ पे हाथ रख के? नहीं भाई, उस टिकटिकी बम को रोकेंगे, डिफ्यूज करेंगे उसको किसी ना किसी तरह। हाँ, अगर वाकई वो बम है तो आप अपनी जहानत से, अपनी अहलियत से, जिस मनसब पे आप फाइज हैं, आप कुछ ऐसा छठी हिस्स इस्तेमाल करें। पावर तो आपने इस्तेमाल करके देख ली, अब अपनी एजुकेशन को इस्तेमाल करें। बिल्कुल, कुछ यही ऐसे बात करें। मैं कहता हूँ कि एजुकेशन को इस्तेमाल करें, अपनी महारत को इस्तेमाल करें, अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करें। रियासत चला रहे हैं सर, यहाँ पे एक और चीज है जो मैं कहना चाहूंगा, वो ये है कि बगैर मेंशन किए स्लोली एजुकेशन में वो चीजें डाल दी जाएं जैसे पहले उन्होंने 80s की दहाई में कुछ चीजें जो है वो डाली। ऐसे अगर अब यहाँ पे एक और बात भी है, अगर हम यहाँ पे कहें ना कि एकदम से ही पूरे का पूरा सिलेबस चेंज, तो भाई ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे मुल्क के लिए। पूरे का पूरा सिलेबस चेंज होगा तो पता है क्या होगा, कुछ और कुछ हो या ना हो, जो टीचर्स हम अपनी बात करते हैं, हम सालों से पढ़ा रहे हैं ना, जिनको चिप्स ही आता है और चिप्स ही पढ़ाना है, जिनको सालों से पुरानी एक ही चीज आती है और बगैर किताब को खोले हम व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे खड़े होते हैं और पूरे का पूरा चैप्टर जो है हम वहीं पे डिफाइन कर देते हैं, ड्रा कर देते हैं कि ये चैप्टर है, ये करके आ जाना है। और सालों से ऐसा चलता आ रहा है, क्योंकि जब हम मैट्रिक में थे तो हम सोचते थे कि यार टीचर्स कैसे पढ़ा लेते हैं, बड़ा कमाल है, ना बुक देखते हैं ना कुछ इस तरह का कोई सीन नहीं होता। अच्छा, वर्ड बाय वर्ड पढ़ा रहे हैं, वर्ड बाय, तो ऐसे ही तब तो इतनी मतलब समझ नहीं थी, तो फिर वो खुद भी बताते थे कि बेटा ये क्या है, हम इतने सालों से टीच कर रहे हैं। लेकिन अब तब भी ये नहीं पता चला कि इसकी जो है साइड इफेक्ट क्या है। अब जाके पता चला है कि जी वो वही टॉपिक होते थे, वही सारा कुछ होता था। अच्छा जिमी भाई, इसके अंदर एक और बहुत अहम बात है। आप देखें कि मदरसा की बात हुई तो कहते हैं कि ये पिछले दिनों में ना कुछ एक इस तरह की बात चली थी, जितने भी मदरसे हैं उनको रजिस्टर्ड किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, गवर्नमेंट उनको अपनी सिक्रेसी ब्रांच में रखे, अपनी निगरानी में रखे, देखे उसकी आउटपुट और इनपुट को देखे। जी बिल्कुल बिल्कुल, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। अब देखे ना आउटपुट और इनपुट और वहाँ के जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी वो जितने भी वजीफे हैं या उनको पैकेज मिलते हैं उस हिसाब से फिर उनका सोर्स ऑफ इनकम, फिर उनकी बैकवर्ड, फिर उनका जो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं वगैरह वगैरह, और किस अकायद के हैं और उनका पीछे उनका मेन मकसद क्या है कि कौन सी तंजीम से हैं, ये मदरसा किस तंजीम का है, ये सारे के सारे रजिस्टर्ड होने चाहिए।
अच्छा, जब ये रजिस्टर्ड होंगे, जब इनको गवर्नमेंट की तरह गवर्नमेंट की टीमें आके चेक करेंगी, गवर्नमेंट की टीम आके टेस्ट लेगी, गवर्नमेंट की टीमें वहां विजिट करेंगी, तो फिर ऐसे प्रोपोगंडे या ऐसे फितने भी पैदा नहीं होंगे जो एक लाइक टिकटिकी बम। तो ये टिकटिकी बम फिर वही बात पे उसी बात पे आ जाते हैं कि अगर ये टिकटिकी बम को ही ना रोका गया तो यकीनन इससे तबाही आने वाली है। अब वो तबाही उस बम को भी हो सकता है पता ना हो। एक इसमें और बात इस्तेमाल की गई कि अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे वो खुद कंट्रोल नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे ही। अब देखे ना, जिस तरह वो लास्ट टाइम सियालकोट वाला, अब वो क्या कर रहे हैं कि वो हीरो बनना शुरू कर देते हैं। यार एक बंदा डिफेंड कर रहा था, उसको बचा रहा था, उसको मारे जा रहे थे। अब देखिए ना, एक पौधा लगाया गया, पौधा लगाने वाला बंदा जो है उस पौधे का क्या है, बाप। अब वो जब चाहे उस पौधे की शाख को काट सकता है, जब चाहे उसकी शाखों को काट सकता है, उसकी जड़ को काट सकता है, उसे बड़ा नहीं होने दे सकता। अगर वो जरूरत से ज्यादा बड़ा हो गया तो उसको काट कर जरूरत तक रख सकता है। यही होता है ना पौधा उगाने वाले की ताकत, ये होती है। अब जब वो पौधा बन जाता है पेड़, तो वो ताकत अपनी जाहिर करता है। और ये बात है, अब जो पौधे लगाए गए थे वो अब पेड़ बन चुके हैं। अब वो पेड़ लगाने वाले पौधों और जो माली हैं अब उनसे कंट्रोल नहीं हो रहे। और फिर होता क्या है कि वो जो पेड़ हैं अब उनसे जितने भी वो भला नफरत की बू हो या फिर जो भी साया हो, जब वो लोगों तक, आप देख सकते हैं लास्ट टाइम सियालकोट वाला, अब किस तरह करके वो सारा वाकया आया और लोग वहां हीरो बन रहे हैं। और किसी ना किसी ने तो उस पौधे को पानी दिया था ना। और फिर वही लोग जो पानी देने वाले थे, मैं भी उनमें शामिल हूं, आप भी हैं, सारे के सारे यही लोग कहने लगे कि ये गलत हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। भाई ऐसे पौधे ही क्यों लगाते हैं जिनकी छांव से फायदा नहीं नुकसान हो, बिल्कुल ऐसे, जिनके फूलों से खुशबू नहीं बदबू आए। काइंडली ऐसे पौधे ना लगाएं। तो बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत अच्छा इसमें मैसेज पहुंचेगा हमारे व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर को। अगर हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो अगेन सॉरी, अगेन माजरत। हाँ जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।